डॉक्टर मिकार्ड बिलाशुबा सबसे मुअम्मर, सबसे ज़्यादा जहां दीदा, यहाँ मामला कारकर्दगी का नहीं सरबराह की बात का है। और दोस्तों से माज़रत के साथ डॉक्टर मिकार्ड से उम्दा आदमी इस काम के लिए मेरी निगाह में और कोई नहीं। मैं तायद करता हूँ, नवाब फिरोजुद्दीन ने कहा। हम सभी तायद करते हैं। बिलाशुबा हम में से किसी को डॉक्टर के अहकामात मानने में तामुल ना होगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ साथियों, डॉक्टर मिकार्ड ने कहा। हम सब मुत्तफिक हैं डॉक्टर, बराए करम आप इनकार ना करें, लेकिन मैं आपके मशवरों के बगैर नाकारा साबित होऊंगा। हम सब आपके शाना बशाना हैं डॉक्टर, आप फिक्रमंद क्यों हैं। चनांचा ये बात तय हो गई और फिर सफ़र की तैयारियां शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी। इस बार स्टीयरिंग दूसरे लोगों ने संभाले थे। सियाफ आमों से कह दिया गया था कि वो आधे दिन आराम करें, कल वो ड्राइविंग करते रहे हैं। तवील मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरख्त अब कदरे साफ नजर आने लगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भी दूर भाग रहे हों। ट्रेनों की वजह से और बाशित गाड़ियों की वजह से रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं की जा सकती थी। चुनांचा मुनासिब रफ्तार से सफर हो रहा था। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे पास था और कौसर मेरे नजदीक बैठी हुई थी। अगली सीट पर दूसरे लोग थे, आज साथी बदल गए थे। वैसे कौसर का रवैया अभी तक बदला हुआ था। वो अमूमन खामोश ही रहती थी। वैसे कभी कभी एहसास होता था कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। ऐसे औकात में वो अपनी पुरानी रविश वापस लाने की कोशिश करती, लेकिन मसनूई इक़दार से उसे भी शायद कोफ्त होती थी। उसके दिल में भड़ास थी जिसे निकलने का मौका नहीं मिला था। रही मेरी बात, मैं तो बहुत खुश था। मैं तो इस इल्तिफात से खौफजदा था। दीवानी लड़की दूसरी लड़कियों की तरह रो लगा बैठी तो मुफ्त में मारी जाएगी, इसकी तो ज्यादा परवाह भी नहीं थी। लेकिन नवाब फिरोजुद्दीन का मामला सख्त था। इस मोहब्बत करने वाले इंसान को मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। चनांचा मैंने तय कर लिया कि मिस कौसर, आपके इस जज्बे को हवा नहीं मिलनी चाहिए। काश आपके जहन में मेरे लिए नफरत जड़ पकड़ सके। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं इस बारे में सोचता रहा और अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। बाबरा फुना, क्या वो लड़की मेरी मददगार साबित हो सकती है? ओह, उम्दा ख्याल है। जहर को मारने के लिए जहर ही से काम लिया जाता है। अगर फुना भी भटक गई तो इसे संभालने के लिए कुछ और कर लिया जाएगा। बहरहाल एक काम तो हो। वेरी गुड। मैंने चुटकी बजाई और सियाफाम अकब से उठकर मेरे पास आ गए। यस सर, गाड़ी रोक दें, वो बोला। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। बस मैं ताज़ा दम हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम समझे थे मैंने तुम्हें बुलाने के लिए चुटकी बजाई है? ना सही जनाब, अब मैं ड्राइविंग के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी। कौसर भी नीचे उतरकर पीछे चली गई। मैं भी अगली सीट पर आ गया और मैंने सीट की पुश से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कौसर भी खामोश थी और दूसरे लोग भी। जाहिर है सब की मौजूदगी में हम कोई बात भी नहीं कर सकते थे। चुनांचा सफर काफी हद तक बोर साबित हुआ। को अफ्रीका के मखसूस दिलकश मनाजिर अब भी दूर तक बिखरे हुए थे, लेकिन बंद आंखों में तारीकी के सिवा और क्या नजर आता। एक बार फिर मेरा जहन गाड़ी के इंजन की घूं घूं से हम आहंग हो गया। मीठे मीठे खाके उभरने लगे। ये खाके जब भी उभरते थे तबीयत बेचैन हो जाती थी। यादें नश्तर की तरह जहन में चुभती थी और बड़ी तकलीफ होती थी। गो मेरे अरमानों का सफर शुरू हो गया था। यही तो मैंने सोचा था। जो सोचा था उसके पूरे होने का वक्त आ गया था। फिर ये उदासियां क्यों? खुश होना चाहिए। मेरी मंजिल करीब से करीब तर आती जा रही थी और मैं मुकद्दर आजमाने के लिए आजाद हूँ। अफ्रीका के खजाने खुले पड़े हैं और जरूरत हिम्मत की है, जुर्रत की है। मैं इन्हें हासिल कर सकता हूँ। और मेरे जहन में कुछ नए ख्यालात ने जन्म लिया। मेरे कानों में नवाब फिरोजुद्दीन के अल्फाज उभरे। उस वक्त तक जब तक हीरों का कोई बड़ा जखीरा हमारे हाथ ना आ जाए, तुम इन सब पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो। और जब हीरे हमारे दरमियान आ जाएं, तो एक एक से चौकन्ना रहना। ओह, गोया इन शरीफ इंसानों के दरमियान भी एक बुरा तस्वुर मौजूद है। ये जो हर तरह से मुतमईन लोग हैं, ये जिनकी माली हालत इंतहाई मुतमईन कुन है। हीरों की चमक दमक से ये भी इतने खौफजदा हैं कि इन्हें दूसरे लोगों के बदलने का एहसास है। ऐसी शक्ल में मेरी क्या हैसियत है? नवाब फिरोजुद्दीन इंतहाई नेक इंसान है। अगर मेरे दिल में कोई बुराई कभी आई तो वो उनके खिलाफ नहीं होगी। बहरहाल वो मेरे मौसिन भी है। और दूसरे लोग न जाने जहन कहाँ कहाँ भटकने लगा। फजान आमरी की कहानी याद आई। उसके नौजवान बेटे का ख्याल आया और न जाने क्या क्या। बड़ी सख्त कशमकश का शिकार हो गया। दिमाग दुखने लगा। अगर मैं इन लोगों से अलहदा हो जाऊं, अगर अफ्रीका के किसी पुरस्रार खित्ते में मैं इन लोगों को छोड़कर चुपके से निकल जाऊं, तो मैं अपने तौर पर किस्मत आजमाई करूंगा। दूसरे अपने तौर पर करें। जिसकी तकदीर में जो कुछ हो पाले। इस तरह न मैं गासिब होऊंगा और न दूसरे। क्या ज़रूरत है इन लोगों के साथ रहने की? लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं अफ्रीका से पूरी तौर से वाकिफ भी नहीं हुआ हूँ। और फिर अभी तो बहुत वक्त है। पहले कुछ अर्सा इनके साथ गुजार लूँ, उसके बाद। लेकिन फिर एक और ख्याल आया। बस क्या जाए, इन लोगों को छोड़ दूँ। नवाब फिरोजुद्दीन परेशानी से मुझे तलाश करें, मायूस हो जाए और इसके बाद ये लोग हीरों का जखीरा हासिल कर लें। तब इनके दरमियान फूट पड़ जाए तो नवाब साहब क्या करेंगे? कौसर की हिफाजत करेंगे या हीरे बचाएंगे? मेरा ख्याल है वो तोता चशम इंसान है, सिर्फ मेहमान पसंद। वो हीरो पर लानत भी नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे क्या, ये उनका ज़ाती फेल है। मैंने उनकी मुलाजमत की है।
जिंदगी भर के लिए खते गुलामी नहीं रख लिया, जो इनका दिल चाहे करें। रह गई कौसर तो वो नेक लड़की है, सादा और पाक फितरत की मालिक। इसकी शख्सियत पर दाग नहीं लगना चाहिए। अगर वो भी आम लड़कियों की तरह मेरे चक्कर में पड़ गई तो मुनासिब ना होगा। किसी भी कीमत पर किसी भी तौर उसे महफूज रखना चाहिए, ख्वाह इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। हाँ, नवाब साहब के एहसानात का बदला इसी अंदाज में दिया जा सकता है कि कौसर को ना भटकने दिया जाए, इसे हर कीमत पर संभाला जाए। और सोच, माजी मेरे लिए भयानक होते थे। जहन व दिल उलट कर रह जाता था। ऐसा लगता था जैसे सदियों का बुखार मेरे ऊपर मुसल्लत होकर रह गया हो। कौसर न जाने इस दौरान मेरी तरफ मतवज्जा हुई थी या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मतवज्जा भी हुई हो तो क्या, जाहिर है दूसरे लोगों की मौजूदगी में वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। और वक्त गुजरता रहा, मेरा बुखार बदस्तूर मेरे जहन पर मुसल्लत रहा। मैं आंखें खोल कर किसी को देखने की जरूरत नहीं कर पा रहा था। हाँ, मेरा जहन बदस्तूर काम कर रहा था। कौसर को मेरे नज़दीक बैठी हुई थी, लेकिन मैं इसे खुद से बहुत दूर तस्वुर कर रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। सरफराज, क्या चाहना गुनाह है? मैं एक मशरकी लड़की हूँ सरफराज, मैं तुमसे इश्क करती हूँ, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हयात का आखिरी लम्हा कुर्बान कर सकती हूँ। तुम्हारी शख्सियत पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मेरा ईमान है सरफराज साहब कि आप एक नेक इंसान हैं। और मेरा दिमाग फटने लगा। क्या इतने मजबूत इरादों की मालिक लड़की को मैं इसके तस्वुर से हटा सकता हूँ? लेकिन रोशनी की एक किरण चमकी। मेरे रक्स करने के बाद से कौसर बदली बदली क्यों है? इसका मकसद है, गुंजाइश मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ तो काम बन सकता है। लेकिन ये कोशिश क्या होगी? बाबरा फूना, बेनीला, मेरिसा, इनमें से कोई लड़की? मगर ये सब कुछ तो किया जा चुका है। इससे आगे की कोई बात होनी चाहिए। भला से मुझे अपनी पाकीज़गी, अपने सारे तस्वुरात को चकनाचूर करना पड़े। कौसर को सही रास्ते पर लगाना मेरा फर्ज है। मैं इसे जरूर दुरुस्त करूंगा, ज़मीर की कुर्बानी देकर। हाँ, ज़मीर की कुर्बानी देकर। और ये फैसला करने के बाद बदन पर लर्जा तारी हो गया। मैं खुद को पाकबाज या कोई बेहद बाज़मीर इंसान नहीं कहूँगा। न जाने कितने गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं, न जाने कितने दाग मेरे ज़मीर पर हैं। लेकिन हाँ, औरत के मामले में मैं साफ रहा हूँ। कोई लड़की मेरे इस कदर करीब नहीं पहुँच सकी कि मैं इसके दिल की धड़कनों को शुमार कर सकूँ। लेकिन इस नए फैसले से मैं बहुत सौ के सामने उरियां हो गया था और मेरा दिमाग बुरी तरह चकराने लगा था। मैंने सोचा मैं इस कदर रियाकारी से काम लूंगा कि बालाखिर कौसर को अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। हाँ, इसे पछताना ही पड़ेगा। सरफराज साहब, कौसर की आवाज़ उभरी और मैंने आंखें खोल दी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।